और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये एक विज्ञान फाई पटकथा है, द फोल्ड। क्लाउड और एक सहयोगी ने लिखी है और ये वाकई स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी जो आम समझ है ना, उसे बिल्कुल हिला देती है। हाँ, बिल्कुल। ये पटकथा मतलब मानवता, चेतना का क्या मतलब है और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? इन सब पर कुछ बहुत गहरे और सच कहूं तो चौंकाने वाले सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ स्पेस एडवेंचर नहीं है, कहीं ज्यादा है। तो आज हमारा काम है इस पटकथा की परतों को खोलना। इसकी मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, कहानी में क्या मोड़ आते हैं और इसके पीछे के जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वही दिमाग घुमा देने वाली है। पटकथा कहती है कि स्पेस, जिसे हम खाली या मतलब निर्जीव समझते हैं, वो असल में एक जीवित, एक सचेत इकाई है। हाँ, और ये सिर्फ जीवित ही नहीं है। ये एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से हमारी गैलेक्सी में मानव चेतना की खेती कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फसलें उगाते हैं। ये आइडिया ही कितना अजीब है ना? सोचिए जरा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सारी बड़ी खोजें जैसे आग, पहिया या फिर क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ तक कि एफटीएल मतलब लाइट से तेज यात्रा वाली तकनीक, हाँ, हाँ। ये सब हमने खुद नहीं खोजी। ये सब जानबूझकर रोपी गई थीं उस इकाई ने। सही कहा। पटकथा का यही तो मूल विचार है। हम सोचते हैं हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन शायद स्पेस ही हमें एक्सप्लोर कर रहा है। हमें अपनी मर्जी से अपने किसी प्लान के हिसाब से ढाल रहा है। पूरी सिचुएशन ही पलट दी। अच्छा, और वो यात्रा करने का तरीका, वो भी तो बिल्कुल अजीब है। क्रू हिलता नहीं बल्कि भूल कर यात्रा करता है। हाँ, ये तो और भी कॉम्प्लेक्स है। उनका जहाज प्रोमीथियस 7, वो एक ही समय में कई टाइम पीरियड्स में मौजूद लगता है। ये समय और रियलिटी की हमारी जो सीधी-सादी समझ है ना, उसे तोड़ता है। बिल्कुल। और पात्रों के अनुभव भी वैसे ही हैं। कैप्टन सारा वेन, उसकी परछाई उससे 3 सेकंड आगे चलती है। हाँ, और उसे आने वाले खतरों के बारे में बताती है। सोचिए कितना डरावना और अजीब होगा ये। और वो इंजीनियर यूकी तनाका, उसकी शादी की अंगूठी गलत उंगली पर है, जबकि उसकी शादी है ही नहीं। और डॉक्टर क्वामे उसी जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनका क्रोनोमीटर एक साथ कई तारीखें दिखा रहा है। 2247, 2251, 2239। समय जैसे जैसे उलझ गया है वहां। इन सब के बीच वो पायलट जेन कोवाल्स्की, वो तो और भी रहस्यमयी है। हाँ, उसका तो कहना है कि वो लोग कभी पृथ्वी से निकले ही नहीं और पृथ्वी अभी बनी भी नहीं है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? यही तो, ये तर्क से बिल्कुल परे की बात है। और बाद में तो उसके चेहरे पर वो जीवित रोशनी से बने तारों के नक्शे उभर आते हैं। हाँ, और वो उन्हें कहता है चेतना के व्यंजन, रेसिपीज फॉर कॉन्शियसनेस। ये आइडिया कि चेतना एक रेसिपी है और हम सब मतलब इंसान वो बस इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो। हाँ, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या हमारा पूरा अस्तित्व बस एक कॉस्मिक रेसिपी का हिस्सा है? और कहानी यही नहीं रुकती। सारा को शीशे में उसकी परछाई साफ साफ बताती है कि अंतरिक्ष एक खेत है और वो लोग फसल हैं, कटाई के लिए तैयार। और ये इन्फॉर्मेशन बाहर से नहीं, बल्कि उसी के अंदर से, भविष्य से जुड़ी उसकी परछाई से आ रही है। और ये सिर्फ कोई वहम नहीं लगता। डॉक्टर क्वामे बाकायदा गणित से साबित कर देता है कि मानवता की जो बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं वो रैंडम नहीं थी। बिल्कुल, एक पैटर्न था, एक फिक्स्ड इंटरवल पर हुई, जैसे किसी ने प्लान करके उन्हें प्लांट किया हो। आग, पहिया, क्वांटम मैकेनिक्स, सब सब बड़ी योजना योजना करता है। इसी बीच यूकी को जहाज के एफटीएल ड्राइव पर, मतलब उस इंजन पर जो लाइट से तेज चलता है, उसे वहां ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, जैविक पदार्थ। मशीन पर। हाँ, जैसे मशीन और जीव का फर्क ही मिट रहा हो, जैसे जहाज खुद स्पेस में जड़ें जमा रहा हो। और तभी उसे वो भयानक एहसास होता है कि वो लोग खोज करता नहीं है, वो भोजन है। ओ, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब सारा को वो असली अनसेंसर्ड मिशन फाइल्स मिलती हैं, है ना? हाँ, हाँ। और उसमें जो मिशन का असली मकसद लिखा था, क्या था? साफ लिखा था, मानव चेतना को हार्वेस्ट पॉइंट केपलर 442b तक पहुंचाना और क्रू एक्सपेंडेबल, खर्चीला, जिनकी यादें निकालकर प्रोसेस की जानी है। और साइन किसने किया था उन फाइल्स पर? ये तो कैप्टन सारा वेन। लेकिन 40 साल भविष्य की सारा वेन। क्या मतलब, उसी ने अपने ही क्रू को? हाँ,
ये एक जबरदस्त पैराडॉक्स है। वो खुद ही अपने भविष्य के फैसले का शिकार बन रही है। क्या वो इस चक्र को तोड़ पाएगी? ये सवाल खड़ा हो जाता है। ये तो दिमाग सुन करने वाला है। वो खुद ही एक ऐसे मिशन पर है जिसका अंत उसकी चेतना की कटाई है, और ये मिशन उसी ने भविष्य में ऑथराइज किया था। और इसके ठीक बाद कहानी रियलिटी को और ज्यादा तोड़ मरोड़ देती है। उन्हें पृथ्वी दिखती है। पृथ्वी, पर वो तो उनके पीछे होनी चाहिए थी, 800 प्रकाश वर्ष दूर। हाँ, लेकिन वो उनके सामने है। पर ये वो पृथ्वी नहीं है जिसे वो छोड़कर आए थे। नहीं, ये एक डरावना नजारा है। पूरी पृथ्वी विशाल, अजीब से हार्वेस्टिंग प्लेटफॉर्मों से ढकी हुई है। और अरबों इंसान वो विशाल ग्रिड में खड़े हैं। उनकी चेतना ऊर्जा की तरह ऊपर शून्य में खींची जा रही है। ओह, ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। इस पॉइंट पर पटकथा जैसे समय और वास्तविकता के सारे नियम ताक पर रख देती है। हमें कई टाइमलाइंस, कई विरोधाभासी चीजें एक साथ दिखती हैं। हाँ, जैसे सारा को अपना बचपन याद आता है। वो अपनी माँ को प्रोमीथियस 7 पर चढ़ते देख रही है, उसी जहाज पर जिस पर वो अभी कैप्टन है। और डॉक्टर क्वामे, उसे FTL यात्रा के मुश्किल समीकरण सपनों में डाउनलोड होते हैं, जैसे कोई उसे सिखा रहा हो। और डॉक्टर आयशा मवांगी, रिकॉर्ड में तो वो मर चुकी है, पर वो जिंदा है, जहाज पर काम कर रही है। और यूकी का तो सोचिए, वो जहाज के इंजन उन ब्लूप्रिंट से बना रही है जो उसकी अपनी हड्डियों पर खुदे हुए मिले। हड्डियां पर? ये कैसे? कौन जाने। और पायलट ज़ेन, पता चलता है कि वो नॉर्मल इंसानी माँ बाप से नहीं जन्मा। वो स्पेस टाइम की किसी फोल्ड या तह से, मतलब पूरी तरह विकसित होकर निकला है। ये सब तो लॉजिक के बिल्कुल बाहर है। यहाँ तक कि सारा को ये भी याद आता है कि उसने खुद को जन्म दिया है। ये कैसे हो सकता है? चेतना, समय, अस्तित्व, सारे नियम जैसे यहाँ टूट जाते हैं। और फिर आता है वो फाइनल सबसे बड़ा खुलासा। कैमरा पीछे हटता है। हाँ, क्या दिखता है? हमें दिखता है कि पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम अनंत मानते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा टेरारियम है। जैसे कांच का एक बड़ा सा जार, और कोई बहुत विशाल, हमारी समझ से परे की इकाई बाहर से उसे देख रही है, नोट्स ले रही है, प्रयोग कर रही है। मतलब हमारी पूरी सभ्यता, हमारा वजूद, सब एक लैब एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, यही दिखाया गया है। इस भयानक सच्चाई के बाद क्रू के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? पहला तो हार मान लेना, फसल बन जाना, हाँ, या दूसरा लड़ना। लेकिन लड़ना भी तो, हाँ, शायद लड़ना भी इसी प्लान का हिस्सा हो। उस किसान या ऑब्जर्वर ने शायद यही सोचा हो। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता, कुछ ऐसा बन जाना जिसकी उन्होंने उम्मीद ही ना की हो। वे फोल्ड बैक करते हैं। फोल्ड बैक करना, इसका मतलब सिर्फ भागना नहीं है। इसका मतलब है चेतना के मायने ही बदल देना। जैसे ज़ेन कहता है, हम इंसान बनना बंद कर देते हैं। लेकिन सारा उसे सही करती है। वो कहती है, नहीं, हम और ज्यादा इंसान बन जाते हैं। हाँ, इतने ज्यादा इंसान कि उनकी बनाई कैटेगरी में फिट ही ना हो। वे सिर्फ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने रहने से इनकार कर देते हैं। वे खुद एक सवाल बन जाते हैं जिसका जवाब उस ऑब्जर्वर के पास नहीं है। ये एक तरह का वैचारिक विद्रोह है। और वे यही करते हैं। वे एक मॉडिफाइड FTL सीक्वेंस एक्टिवेट करते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करने के बजाय अर्थ या मीनिंग के डायमेंशन में ट्रैवल करता है। मतलब ये फिजिक्स से भी आगे की बात है। हाँ, ये अस्तित्व के गहरे लेवल पर दखल देना है। और इसका नतीजा? नतीजा बिल्कुल अनपेक्षित होता है। स्पेस जैसे उलझ जाता है। वो टेरेरियम जो हमारे ब्रह्मांड को कैद किया था, वो टूट जाता है। वो कॉस्मिक कांच बिखर जाता है। और उस एक पल में इतिहास में जितने भी इंसान कभी जिए हैं, हाँ, वे सब एक साथ एक ही समय में जागरूक हो जाते हैं। सारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। ये चेतना की एक सामूहिक जागृति है। मानवता अब सिर्फ फसल नहीं, वो एक संक्रामक विचार बन जाती है, एक इन्फेक्शियस आइडिया। और वो विशाल ऑब्जर्वर, वो किसान, वो पीछे हट जाता है। ये उसने सोचा ही नहीं था। एक्सपेरिमेंट उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो अंत में क्रू वापस प्रोमेथियस 7 पर है। हाँ, और बाहर वे देखते हैं कि पृथ्वी अब आजाद है। वो हार्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स गायब हैं। पृथ्वी जैसे गा रही है, एक मुक्त चेतना की तरह। और फिर उन्हें हर जगह से, हर समय से एक साथ एक मैसेज मिलता है। हाँ, एक आवाज कहती है, हमने उम्मीद नहीं की थी कि चेतना खुद को चुन लेगी। आपने पैटर्न तोड़ दिया है। आगे क्या होता है, हम एक साथ खोज करेंगे। एक साथ, ये शब्द बहुत जरूरी है, मतलब बराबरी। बिल्कुल। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अब साथ मिलकर खोज करेंगे। जैसे यूकी कहती है, बगीचे जंगली हो गए हैं, फसल ने मालिक को बदल दिया। ये क्वांटम फिजिक्स का जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है ना, उसका एक कॉस्मिक रूप है।
अवलोकन ने न सिर्फ अवलोकित को बल्कि ऑब्जर्वर को भी बदल दिया। और जहाज प्रोमेथियस 7 वो अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता? नहीं, वो गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। हजारों वर्जन बन जाते हैं उसके। हर वर्जन एक अलग संभावना, एक अलग रास्ता एक्सप्लोर कर रहा है। और हर वर्जन उस इन्फेक्शियस आइडिया को फैला रहा है। चेतना की कटाई नहीं की जा सकती। उसे केवल नृत्य के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये आजादी की एक नई परिभाषा है। और वो इकाई जो कभी किसान थी, वो पहली बार आश्चर्य, उम्मीद और अपने ही एक्सपेरिमेंट से बदलने का अनुभव करती है। कहानी का अंत सिर्फ मानवता की आजादी नहीं है, उस ऑब्जर्वर का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। वाह, इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है ना? हाँ, है, जो कहानी को हमारे आज के समय से जोड़ता है। एक छोटी बच्ची प्रोमीथियस 7 का चित्र बना रही है और अपनी माँ से कहती है कि वो 43 साल में सब समझ जाएगी। उसकी आंखों में तारों की चमक है, जैसे भविष्य पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। समय का चक्र और चेतना की निरंतरता। हाँ, और अंत में वो एक कोट है जो पूरी कहानी का सार बताता है। कुछ यात्राओं के गंतव्य नहीं होते, कुछ गंतव्यों को यात्राओं की जरूरत नहीं होती। कुछ कहानियां अपने ही अंत को खा जाती हैं और कुछ कहानियां आपको मुक्त करती हैं। तो द फोल्ड सिर्फ एक उलझी हुई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये हमें चेतना क्या है, वास्तविकता क्या है, किस्मत और आजादी की लड़ाई, इन सब पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, ये इस विचार को सामने लाती है कि शायद सबसे बड़ी खोज बाहर के ब्रह्मांड में नहीं है, शायद वो खुद चेतना की संभावनाओं को समझने में है। चेतना कोई फिक्स चीज नहीं बल्कि एक एक्टिव डेवलपिंग फोर्स है जो अपनी रियलिटी को बदल सकती है। और ये कि जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी ऑब्जर्वर को बदल सकता है। ये पावर के जो स्थापित नियम हैं उन्हें चैलेंज करता है। हम सिर्फ हालात के प्रोडक्ट नहीं हैं, हम उन्हें बना भी सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर चेतना वाकई खुद को चुन सकती है जैसा पटकथा में दिखाया है, तो हमारी अपनी और सबकी नियति के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या हम वाकई अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं? और ये सवाल भी रह जाता है, क्या देखने का काम हमेशा उस चीज को बदल देता है जिसे देखा जा रहा है, चाहे वो एक छोटा सा क्वांटम पार्टिकल हो या पूरी सभ्यता? क्या हमारी अपनी जागरूकता, हमारा ध्यान ही हमारी रियलिटी को लगातार शेप दे रहा है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दर्शक अपने तौर पर सोच सकते हैं। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल हमारे साथ रहता है। वाकई। तो ये थी हमारी आज की चर्चा द फोल्ड पटकथा पर। उम्मीद है ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छी साइंस फिक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी या एलियंस के बारे में नहीं होती। वो इंसान और ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी सवालों से जूझने का एक जरिया है।